हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं विनोद सर एक बार फिर हाजिर हूँ अपने चैनल वीवी कॉन्सेप्ट क्लासेस में। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि हम लोग अब क्लास शुरू कर चुके हैं और फर्स्ट पार्ट हम लोगों ने देखा नंबर सिस्टम का कैसा रहा। अब आज हम लोग देखने वाले हैं सेकेंड पार्ट। तो चलिए जल्दी से शुरू कर। नंबर सिस्टम में हम लोग कैलकुलेशन का कुछ पार्ट्स देखे थे और उस कैलकुलेशन के पार्ट्स में कुछ क्वेश्चंस अभी एक दो और हम जानेंगे, सीखेंगे। उसके बाद बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसको बोलते हैं यूनिट डिजिट, और फिर उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे नंबर ऑफ फैक्टर। मतलब दो चीज़ें आज हम लोग कवर करने वाले हैं। टाइम मिलेगा तो थोड़ा सा रिमाइंडर थ्योरम के भी बारे में बात करेंगे हम लोग, और नहीं मिलेगा तो फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में उसकी बात 100% करेंगे। तो चलिए ज़्यादा देर न करते हम लोग शुरू करते हैं जहाँ से ख़त्म हुआ था। तो कल तो नंबर 0 से ख़त्म हुआ था, बट वहाँ से नहीं, कैलकुलेशन का कुछ पार्ट हम आपको सिखाने जा रहे हैं। तो ध्यान से समझिए और देखिए क्वेश्चंस क्या है तो उसका आप जवाब दीजिए। जैसे कि अगर हम बात करें कि यहाँ पे लिखा है 9 सही 8/9 और गुना 9। सबसे पहला क्वेश्चन ये है। दूसरा क्वेश्चन की बात करें तो सेम यही है, 99 सही 98/99 गुणे 99। और तीसरा क्वेश्चन ये है कि यहाँ पे 999 है, ऊपर 98 है, नीचे 99 है और यहाँ पे 99 है। ये 3 प्रकार के क्वेश्चन है। ये कैलकुलेशन का पार्ट नंबर सिस्टम्स के अकॉर्डिंग आ जाता है। जैसे कि हम लोग 9 का मल्टीप्लाई सीखे हम वहाँ से। और बाकी अगर आप पढ़ना चाहते हो तो इसको बहुत सारे लोग सिंप्लीफिकेशन में पढ़ाते हैं, जो कि आपके सिलेबस में सिंप्लीफिकेशन टॉपिक नहीं है। तो हम लोग नंबर सिस्टम के अंतर्गत ही सारा सब कुछ कवर करेंगे, जो भी चीज़ें छूटी हुई हैं। तो चलिए हम लोग समझते हैं ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के तरीके को। अब ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। एक नॉर्मल बच्चा क्या करेगा, 9 का पहाड़ा 9 बार पढ़ेगा तो 9 81 होगा, फिर 9 में 8 जोड़ेगा, 81 में 8 जोड़ेगा, 89/9 होगा। तो बटा 9 से कट जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा 89। बट यहाँ पे जैसे बात करेंगे हम, तो यहाँ पे क्या होगा कि 99 का गुणा 99 में करो, फिर जो आए उसको में 98 जोड़ो, उसके बाद फिर बटे 99 करो तो 99 से 99 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो इस तरीके से आप जो है इसका आंसर निकाल पाओगे। बट क्या ये इतना जल्दी पॉसिबल है? यहाँ पे देखिए कि 99 का गुणा 999 में करना है, फिर उसके बाद 98 को जोड़ना है, तब 99 और 99 क्या होगा, कैंसिल आउट होगा। तो ध्यान से देखिए। अब अगर ऐसे क्वेश्चंस को हम सिंप्लीफिकेशन के जरिए करें और मतलब कैलकुलेशन करके करें तो बहुत सारा समय खर्च होने वाला है। मैं आपको बताऊं तो कुछ करना नहीं है यहाँ पे। अभी ध्यान से देखिए, आपको मैं तरीका सिखाने जा रहा हूँ। यहाँ पे देखिए एक तरीका इसका ये भी है कि अगर इसका हमको आंसर लिखना हो तो देखिए इस तरीके को कैसे इसका मतलब आंसर लिखेंगे। ये देखिए, ये जो है ये आपका 99 है तो 99 को 99 लिख दीजिए, सिंपल। ये सॉरी 99 को एक कम कर दीजिए, यहाँ पे 99 को 98 कर दीजिए और इस 98 को 99 कर दीजिए। ये आंसर होता है। यानी कि यहाँ पे -1 होता है, यहाँ पे +1 होता है। एक नियम ये भी होता है, जब ये सब कुछ जो है बराबर हो। जैसे कि यहाँ पे 2 बार 9 है, यहाँ पे 2 बार 9 है, यहाँ पे भी 2 बार 9 है। तो ऐसे कंडीशन में क्या होता है, यहाँ पे एक कम करेंगे, यहाँ पे एक जोड़ देंगे, ये आपका फाइनल आंसर आ जाता है। बट अभी मैं आपको जो और तरीका सिखाने वाला हूँ, जो इसमें भी लगेगा, यहाँ पे भी लगेगा, यहाँ पे भी लगेगा, वो हर जगह लगेगा, वो तरीका हम आपको सिखाने जा रहे हैं। तो ध्यान से समझिए। यहाँ पे भी वही आंसर है। जैसे कि अगर यहाँ पे देखिए बराबर 9 है ना, तो यहाँ पे यानी कि इस 9 को एक कम कर दीजिए, 8 हो गया। इस 8 में एक बढ़ा दीजिए तो कितना हो गया, 9। और यही तो आंसर था, 89। तो ये कब काम करेगा कि जब ये नंबर ऑफ 9 इक्वल होगा। जब नंबर ऑफ 9 इक्वल नहीं होगा यहाँ पे तो काम नहीं करेगा। आपसे अगर कोई क्वेश्चन ये पूछना चाहे कि 999 996
999 और 999। इसका आंसर अगर आपसे कोई जानना चाहे तब आप बहुत आराम से बता सकते हो, क्योंकि इक्वल इक्वल है सारा, तो आप कह सकते हो कि ये आपका एक कम हो जाएगा 998 हो जाएगा और ये आपका एक ज़्यादा हो जाएगा यानी कि 997 हो जाएगा। यही क्या होगा इसका आंसर होगा। बट बच्चे तुरंत कहते हैं कि सर मान लीजिए अगर ये इक्वल ना हो, इस तरीके का क्वेश्चन हो तो क्या करेंगे। तो हमें एक तरीका ऐसा भी सीखना है, कि वो हर जगह काम आए, हर जगह उसका यूज़ हो। तो चलिए सीख लेते हैं वो तरीका। यहाँ पहले वाले क्वेश्चन से ध्यान से समझिएगा। इस 9 को यहाँ पे लेके आ जाइए, यहाँ पे जो 9 है उसके जगह पे 0 आ जाएगा, हो गया। इनका अंतर कितने का है, -1 है, यानी कि 8 में से 9 घटाएंगे तो -1 बचेगा। 90 में से 1 घटा देंगे तो 89 हो जाएगा। यही क्या है इसका आंसर है। तो इस तरीके से आप इसका भी आंसर निकाल सकते हैं, इसका भी निकाल सकते हैं, सबका किसी का भी निकाल सकते हैं। अभी मैं आपको मिटा के भी तो बताऊंगा। तो देखिए ये आपका 999 है तो 999 हो गया, 999 है यानी कि 000 हो गया। 99 में से 98 घटाएंगे, या ऐसे कहते हैं 98 से 99 घटाएंगे -1 होगा। तो -1 का मतलब कि 99,000 में से अगर 1 आप घटा देंगे तो 99,000 में से 1 घटा देंगे तो 98,900 कितना हो जाएगा 99, कुछ इस प्रकार का हो जाएगा। देखिए यहाँ पे हो जाएगा 10 में से 1 गया 9, फिर ये 9 बचेगा, फिर ये 9 बचेगा, फिर यहाँ से 1 हासिल चला गया तो 8 बचेगा। तो इस तरीके का आंसर बचेगा। तो आप इस तरीके से इसका आंसर लिख सकते हो। तो ये नियम हर जगह काम आता है, यहाँ पे भी काम आ जाएगा। चलिए दिखा देते हैं आपको, ध्यान से समझिए। ये देखिए ये 999 है, ये 999 है तो 00 हो जाएगा। इनका अंतर देखिए 98 में से 99 गया -1, 9900 में से अगर 1 घटा देंगे तो 9899 आएगा कि नहीं आएगा। आप कहोगे सर बिल्कुल आएगा, वही तो है। तो ये जो नियम है ये नियम हर जगह काम आता है, चाहे वो इक्वल लाइन हो या इक्वल लाइन ना हो। तो आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे इक्वल लाइन नहीं था, यहाँ पे 999 था, यहाँ 999 था, फिर भी मेरा आंसर बहुत इजी वे में आ गया। कहीं इक्वल रहेगा तो आप तुरंत कर लोगे कि यहाँ पे 999 है तो 998 हो गया, यहाँ पे 996 है तो 997 हो गया, आंसर आ गया। तो इस तरीके के भी क्वेश्चंस एग्ज़ाम में पूछ लिए जाते हैं और कई बार आया हुआ है एग्ज़ाम में क्वेश्चन। तो चलिए हम लोग अगले क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। ऐसे ही कुछ क्वेश्चंस है, 1-2 उसको देख लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए जैसे हम बात करें कि अगर चौथे क्वेश्चन की, तो कुछ इस प्रकार का क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चंस को अगर सॉल्व करना है तो क्या करोगे आप। तो मैं आपको तरीका सिखा चुका हूँ। यहाँ पे 999 है, 999 हो गया, 999 है तो 000 हो गया। यहाँ पे 92 में से अगर 99 घटाएंगे तो -7 होगा। तो 99,000 में से 7 घटा देंगे तो अब क्या बचेगा 98,993, 98,993। तो इस तरीके से आंसर हम निकाल सकते हैं बहुत आसानी से। तो ये समझ में आपको आ रहा है। अगर समझ में आ रहा है तो इसको मतलब लाइक करिए, शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए कि देखिए कैलकुलेशन का पार्ट कितना हो कठिन सा रहेगा वो हम बहुत इजी तरीके से सीख सकते हैं और कर सकते हैं। तो चलिए हेडिंग लगा लीजिए आप लोग। आज का मेन टॉपिक जो हम लोग पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है इकाई संख्या ज्ञात करना, यानी कि यूनिट डिजिट फाइंड करना। तो चलते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ, अगले टाइप की तरफ। चलिए तो हेडिंग लगा लिए आप लोग, इकाई संख्या ज्ञात करना।
इकाई संख्या ज्ञात करना। अब इकाई संख्या ज्ञात करने में हम लोग सीखने वाले हैं बहुत बेहतरीन कॉन्सेप्ट। चलिए हम बात करते हैं कि इकाई संख्या जब ज्ञात करते हैं तो असल में हम करते क्या हैं। इकाई संख्या ज्ञात करते हैं तो असल में हम करते क्या हैं, ये पहले सबसे जानना जरूरी है। जैसे कि अगर हम बात करें किसी भी संख्या में इकाई संख्या ज्ञात करना हो तो उस संख्या में हम 10 से भाग देते हैं तो इकाई संख्या पता चलती है। जैसे कहने का मतलब आप तो पहले से जानते हो, पढ़े लिखे हैं सब लोग, इतना जानते हैं। जैसे कोई संख्या अगर यहाँ पे लिखी गई है, अगर इसमें हम पूछें कि इकाई संख्या क्या है तो आप बेहिचक बिना कुछ सोचे समझे आप बोल दोगे कि सर इसमें 3 इकाई संख्या है। लेकिन ये 3 आया कैसे, ये 3 आया कैसे ये जानना जरूरी है। तो मैं आपको बता दूं, तो किसी भी नंबर में अगर हम किसी भी संख्या में यदि हम 10 से भाग देते हैं तो लास्ट वाला संख्या बच जाता है और वही आपका इकाई संख्या होता है। यानी कि किसी संख्या में इकाई संख्या पता करने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है कि उसमें आप 10 से भाग दोगे तो जाके आपको पता चलेगा। आप 10 से भाग देंगे तो इकाई संख्या पता चलेगा, 100 से भाग देंगे तो इकाई दहाई दोनों पता चलेगा, और 1000 से भाग देंगे तो इकाई दहाई सैकड़ा तीनों पता चलेगा। बट एग्ज़ाम में अभी तो इकाई और दहाई का ही क्वेश्चंस कभी कभी बन के आता है सामने, लेकिन अभी तक सैकड़ा नहीं आया है और दहाई भी बहुत कम बार आया है। तो चलिए अगर हम बात करते हैं कि कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। ये समझ में आ गया होगा आपको कि 10 से जब हम भाग देंगे तो 8 बार हो जाएगा। तो 10 बटे 80 हो गया, फिर 6 बचा, फिर 63 हो गया, फिर 10 छक्के 60 हो गया। तो ये आपका जो 3 रिमाइंडर हुआ, 3 जो शेष बचा, ये जो शेष बचा यही क्या है आपका इकाई संख्या है। यही क्या है, इकाई संख्या है। तो अब भाग दे के चेक नहीं करना है, आप बस इतना जान लीजिएगा कि इकाई संख्या का मतलब होता है सबसे पहली संख्या, इकाई, यूनिट डिजिट। तो 10 से भाग देंगे तभी पता चलता है। ये रिमाइंडर थ्योरम में बहुत काम की चीज़ होती है इसका। अगर हम बात करें कोई संख्या लिखी गई है, ध्यान से समझिएगा, कुछ इस प्रकार का, और इसमें इकाई संख्या आपको पता करना है। इकाई संख्या मतलब कि अगर इनको हम गुणा करें, गुणा करके जो फाइनल हमारा आंसर आएगा उसमें इकाई संख्या क्या होगा वो आपको बताना है। तो ध्यान से समझिए, हम इन सब को गुणा करके और आंसर लिख नहीं सकते, इतना हमारे पास समय नहीं होता है और इतना फास्ट कैलकुलेशन हम नहीं कर पाएंगे। तो हमें क्या करना होगा, सिर्फ और सिर्फ इकाई संख्या को मल्टीप्लाई करना होगा। तो कर लीजिए, 9 1 जा 9 हो गया, 2 2 जा 4 हो गया, यानी कि 9 4 जा 36 हो गया, और इकाई संख्या क्या हो गया, 6 हो गया। यानी कि इसमें जो है इकाई संख्या 6 आएगा। कितना आएगा, तो 6 आएगा। अब देखिए ऐसे भी कर सकते हो आप, 9 एकाएं 9, 9 हो गया, 9 दूना 18, 18 में 8 हो गया, फिर 8 दूना 16, इकाई संख्या 6 हो गया। तो आप इस तरीके से भी कर सकते हो और ये तरीके भी कर सकते हो। आपके ऊपर चॉइस है, जो भी मतलब आपके जो भी चॉइस है उस तरीके से कर सकते हैं। चलिए यहाँ तक तो ठीक था, लेकिन कभी कभी क्या हुआ कि क्वेश्चन जब धीरे धीरे बढ़ने लगा, जब ये संख्याएं बढ़ने लगी तो पावर के रूप में आने लगा। किसके रूप में आने लगा, पावर के रूप में आने लगा। और क्वेश्चन कुछ इस प्रकार का बनने लगा कि मान लेते हैं कि सर अगर कोई संख्या है ऐसे 639 4 बार 5 बार लिखा गया है, तो 639 है और उसके पावर कुछ लिखा गया है ऐसे 82 लिखा गया है। तो बताइए इसका इकाई संख्या कितना आएगा। तो सबसे पहले ध्यान से समझिएगा, ये पावर आपका 82 है, यानी कि वो 82 बार लिखा गया है 639। तो 639 42 बार लिखा गया है, सॉरी 82 बार लिखा गया है। तो 42 बार अगर हम इकाई संख्या निकालेंगे तो 9 9 9 9 82 बार आएगा। तो 82 बार 9 9 का गुणा करना हमारे लिए पॉसिबल नहीं होगा। तो इसलिए इस 82 का एल्यूलर निकालते हैं। एल्यूलर किसका निकालेंगे, तो 10th का निकालेंगे, यानी कि 10 का निकालेंगे। तो 10 का जब हम एल्यूलर निकालते हैं तो 4 आता है। कितना आता है, 4। वो सब हम मतलब जब पूरा एडवांस बैच चलता है तो उसमें हम पूरा अच्छे से डिस्कशन करते हैं। उसमें हमारे पास समय होता है अच्छा खासा कि एक दिन में एक लेक्चर होता है और एक दिन में एक टॉपिक पढ़ाई जाती है।
तो वहाँ पे अच्छे से सब कुछ सिखाया जाता है, बट आपको ये बताया जा रहा है कि क्यों होता है। तो अब देखिए 4 से इसमें भाग देंगे 82 में, तो जितना रिमाइंडर आएगा उतना ही पावर एज्यूम कर लेंगे और फट से आंसर आपका आ जाएगा। जैसे कहने का मतलब ये हो गया, ये आपका 9 है, तो इसमें हम 4 से भाग देंगे 82 में, तो 4 दूना 8 होगा, यानी कि 2 शेष बचेगा। रिमाइंडर जो है दो शेष बचेगा, यानी कि अब ये 639 9 होकर के केवल 9 मान लें हम और पावर 2 कर ले, तो 99 81 होता है। कितना होता है? 99 81 होता है। तो इकाई संख्या कितना हो गया? 1 हो गया, और यही क्या है इसका आंसर है। तो इस तरीके से हम निकाल सकते हैं। तो चलिए इन सबों को नोट करने से पहले कुछ नोट पॉइंट लिखते हैं। जैसे कि बहुत सारी ऐसे नंबर हैं जिनके पावर कितना हो भी रख लिया जाए उसका इकाई संख्या कभी बदलता ही नहीं है। जैसे कि 1 है, 5 है, 6 है और 0 है। तो 1 5 6 0 एक ऐसे नंबर हैं ये, इनके पास कितना हो पावर लगा दो, कितना हो पावर रख दो, कितना हो लोगों का मल्टीप्लाई कर दो, इनका इकाई संख्या कभी बदलता नहीं है, वही का वही रहता है। यानी कि आप समझ पा रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो 4 ऐसे अंक हैं जिनका इकाई संख्या कभी बदलता नहीं है। बाकी कई लोगों का बदलता है, तो किस नियमानुसार बदलता है वो मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। तो कुछ नोट पॉइंट है, उस नोट पॉइंट को नोट करिए, फिर आगे हम कॉन्सेप्ट समझते हैं और 2-4 एग्जाम्पल के अनुसार सॉल्व करते हैं, फिर उसको हम लोग ख़त्म करेंगे। क्योंकि हमें बहुत सारी चीज़ें पढ़नी है, तो हम एक पे ज़्यादा टाइम नहीं खर्च कर सकते हैं। चलिए ज़्यादा देर न करते हम लोग शुरू कर लेते हैं। मेन कॉन्सेप्ट क्या है इकाई संख्या का। तो इकाई संख्या जैसे आपको थोड़ा बहुत समझ में आ गया होगा कि असल में होता क्या है। तो चलिए अब ध्यान से समझिए। नोट पॉइंट में आप नोट करिएगा कि 1 5 6 और 0 का इकाई संख्या वही होता है चाहे घात कुछ भी हो। तो समझ में आ रहा है आपको? ध्यान से समझिए। इसे कहने का मतलब ये है, आ गया 651 पावर ले लेते हैं कुछ भी, 86 कुछ भी ले लेते हैं, लास्ट में 1 है ना, तो बेहिचक हम कह सकते हैं कि इसका इकाई संख्या कितना होगा? 1 होगा। ऐसे ही अगर मान लेते हैं कि यहाँ पे 525 है, पावर मान लेते हैं 860 है, इसका भी इकाई संख्या कितना होगा? तो 5 ही होगा। ऐसे मान लेते हैं कि 326 है, पावर 86 ही है, तो इसका इकाई संख्या कितना होगा? तो 6 है, तो 6 ही होगा। ऐसे ही 0 हो सकता है, यानी कि 260 है, पावर कुछ भी है, तो ये 0 है, तो इकाई संख्या क्या होने वाला? 0 होने वाला है। तो ये चीज़ें बहुत बेसिक हैं, बहुत कॉमन चीज़ें हैं जो आपको जानना चाहिए और हर स्टूडेंट को जानना चाहिए। यानी कि इकाई संख्या इन 4 अंकों का नहीं बदलता है, कभी भी नहीं बदलता है। बाकी 4 है और 9 है, इनका किस अनुसार बदलता है उसको भी हम देख लेते हैं। बाकी सारा जैसे 7 है, 7 के बाद 8 है, फिर ये सारी चीज़ें 3 हैं, 2 हैं, तो इनका कैसे बदलता है वो हम लोग मतलब जान लेते हैं। और ऐसा नियम जानेंगे कि जो सब पे मतलब लागू हो, सबके लिए वो लगे। तो चलिए ध्यान से समझते हैं। इसको नोट डाउन कर लीजिए, स्क्रीनशॉट वगैरह ले लीजिए आप, फिर हम लोग अगले क्वेश्चंस में मिलते हैं। चलिए आप ध्यान से समझिए।
जैसे अगर हम बात करें कि यहाँ पे लिखा हुआ है 59 के पावर लिखा गया है 59, इसका निकालना है। तो इसका निकालने से पहले हम एक चीज़ आपको बस सिखाना चाहते हैं। जैसे मान लीजिए कि 9 के पावर यदि 1 है तो 9 होता है, 9 के पावर यदि 2 है तो 1 होता है, 9 के पावर 3 है तो समझिए ये 81 है, ये 729 होता है। अब 9 के पावर यदि 4 है तो 9 के पावर यदि 4 है तो आप 9 का यानी कि 81 हो गया तो 81 का वर्ग करेंगे, यही कर सकते हैं आप। तो 81 का वर्ग 9 81, 9 2 18, 8 26 और 9 7 63। इस तरीके से मैं आपको कुछ समझाना चाह रहा हूँ बस, और कुछ करना नहीं है, मेरा और कोई उद्देश्य नहीं है। तो ध्यान से समझिए, यहाँ पे क्या 1 है तो ये क्या है, आप कहोगे कि सर ये ऑड नंबर है। ये कौन सा नंबर है? ऑड नंबर है, यानी कि विषम संख्या है। क्या है ये? विषम संख्या है। ये आपका 2 क्या है तो ये आपका इवन नंबर है, यानी कि ये क्या है तो ये सम संख्या है। और सरते मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ कि जब हम 9 के पावर कोई ऑड संख्या लिखते हैं, कोई विषम संख्या लिखते हैं, तो उसका इकाई संख्या सेम वही होता है, 9 का 9 होता है, 9 का 9 होता है। यदि सम लिखते हैं तो 9 का 1 हो जाता है। जैसे 9 के पावर 4 सम है तो 1 हो गया इकाई संख्या। यहाँ पे 3 है विषम है तो 9 का 9 ही रहेगा। यानी कि आप ये चीज़ जान लो कि जो 9 की साइक्लिसिटी होती है वो सिर्फ और सिर्फ 2 होती है, यानी कि एक बार वो 9 1 में बदलता है और एक बार वो 9 9 में बदलता है। यानी कि ये बात समझ में आ गया कि 9 की साइक्लिसिटी केवल 2 होती है, एक खुद 9 होता है और एक 1 होता है। एक कब होता है? एक तभी होगा जब उसके पास उसके जो पावर होंगे, जो घात होंगी, वो सम संख्या होगी तो वो 1 हो जाएगा। जैसे कि 9 के पावर 2 हो गया तो सम संख्या है तो इसकी इकाई संख्या कितनी हो गई? 1 हो गई। यदि विषम संख्या है तो कितनी हो गई? तो वो खुद रहेगी, यानी 9 का 9 ही रहेगा। ये बात क्लियर हो रहा है, आपको समझ में आ रहा है? तो ध्यान दीजिए, यहाँ पे हमें ज़्यादा समय खर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। 9 के पावर 59 है तो 59 हमें ये पता करने में कतई टाइम नहीं लगेगा कि वो सम संख्या है या विषम संख्या है। आप कहोगे कि सर 59 जो है 59 एक विषम संख्या है। तो जब 59 एक विषम संख्या है तो जब विषम संख्या है, हम समझ लिए यहाँ पे जब विषम संख्या होता है पावर 9 पे तो 9 का 9 ही रहता है। ये आपको समझ में आ रहा है बिल्कुल? तो कहोगे यस सर, यानी कि 59 पे 59 पावर है तो इसका इकाई संख्या कितना होने वाला है? 9 होने वाला है। यदि यही क्वेश्चन ऐसे रहता कि 59 के पावर 58 रहता तो इसका इकाई संख्या कितना होता? 1 होता। क्यों? क्योंकि 9 के पावर ये जो पावर है वो सम संख्या हो गया, और सम संख्या होने का मतलब कि 9 का इकाई संख्या फिर 9 के अनुसार 1 आ जाएगा। यदि 9 पे घात सम की हो तो उसका इकाई संख्या कितना आएगा? 1 आएगा। ये अच्छे से आपको क्लियर कट समझ में आ रहा है ना? चलिए फिर हम लोग देखते हैं 4 की साइक्लिसिटी क्या होती है। तो 4 की भी साइक्लिसिटी देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग सबका मिक्स देखेंगे, और सबका मिक्स देखने के बाद हम कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे। तो चलिए अगला यहाँ पर 4 की साइक्लिसिटी हम लोग चेक कर लेते हैं। जैसे 9 की साइक्लिसिटी आपने चेक कर लिया, और उसके बाद हम 4 की साइक्लिसिटी चेक कर लेते हैं, फिर उसके बाद वहाँ से क्वेश्चंस कुछ करेंगे हम लोग। अब ध्यान से समझिए, क्वेश्चन ये है कि 44 है और पावर भी 44 है, फिर 44 है लेकिन पावर 45 है। इसकी साइक्लिसिटी चेक करते हैं, फिर उसके बाद देखते हैं। ध्यान से समझिए, अब 4 के पावर यदि 1 है तो 4 होता है, 4 के पावर 2 है तो 16 होता है, 4 के पावर 3 है तो 64 होता है, फिर 4 के पावर 4 है तो कितना होता है? 256 होता है।
इस तरीके से। तो आपके जहन में ये भी आ रहा होगा कि सर 4 की साइक्लिसिटी भी तो 2 है, 4 की साइक्लिसिटी भी तो कितनी है, 2 है। वो क्या क्या है, तो 4 की साइक्लिसिटी खुद 4 है और 4 की साइक्लिसिटी 6 है। तो 6 कब है, जब पावर सम होता है तो 6 होता है, विषम रहता है तो 4 होता है। समझ में आ गया होगा आपको। तो इसको भी नोट कर लीजिएगा आप नोट पॉइंट में कि 4 की साइक्लिसिटी पावर यदि यहाँ पे ऑड है, ऑड, तो 4 खुद होगा, और 4 पे यदि पावर इवन है तो 6 होगा। तो ध्यान से समझिएगा, ये इसकी साइक्लिसिटी है, ये जानना बहुत जरूरी है आपके लिए। जैसे 9 की साइक्लिसिटी लिख ली आप लोग, तो ऐसे 4 की भी लिख लीजिए। अब देखिए 4 के पावर 44, तो 44 सम संख्या है ना, सम संख्या यानी कि इसका इकाई संख्या कितना आने वाला है, तो 6। यहाँ पे देखिए 45 विषम है तो 4 के 4 ही आने वाला है। तो इस तरीके से आप कर सकते हो। बाकी जो है और अन्य नंबरों का हम कैसे निकालेंगे वो हम सीख लेते हैं। तो जब उसको भी सीख लेंगे फिर उसके बाद हम लोग 1 बाय 1 क्वेश्चंस करेंगे। चलिए चलते हैं उसके तरफ और समझते हैं कि जब साइक्लिसिटी के अनुसार ना करना हो, यानी कि 6, 5, 0, 1 और 4, 9 के अलावा जैसे कि 2 हो, 3 हो, 7 हो, इस तरीके का हो तो कैसे निकालेंगे हम। तो ध्यान से समझिए, यहाँ पे 327 के पावर मान लेते हैं 328 है, 327 के पावर मान लेते हैं 321 है, 37 के पावर मान लेते हैं 33 है, 33 नहीं 34 है। अब ध्यान से समझिए, तो करना क्या होगा। अब देखिए 4 की डिजिबिलिटी क्या होती है कि इकाई मतलब लास्ट के 2 नंबर अगर 4 से डिवाइड हो रहे हैं तो वो पूरा पूरा 4 से डिवाइड होता है। डिजिबिलिटी हम लोग नहीं पढ़े हैं, तो डिजिबिलिटी हम होगा नहीं होगा तो कल वाले क्लास में हम लोग उसको पढ़ा जाएगा। तो डिजिबिलिटी भी जो बहुत ज़रूरी है, वैसे तो इतना नॉर्मल आपको पता ही होगा। तो यहाँ भी देखिए जब हम इसमें पावर में 4 से डिवाइड करेंगे तो ये 28 है ना, पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा, यानी रिमाइंडर क्या आएगा, 0 आएगा। रिमाइंडर 0 का मतलब कि 7 के पावर हम 0 नहीं लेंगे, कैंसिल हो जाएगा, ये पूरा गलत हो जाएगा। 7 के पावर क्या लेना पड़ेगा, तो 7 के पावर 4 लेना पड़ेगा। तो 7 के पावर 4 लेने का मतलब आपके जहन में यार होगा सर हम 7 का गुणा 4 बार करें तब तो बहुत लंबा हो जाएगा। नहीं, इतना लंबा आपको करने की ज़रूरत नहीं है। 7 का 7 में करेंगे 49 यानी 9 हो गया, 7 का 7 में करेंगे 49 यानी 9 हो गया, 9 का 9 में करेंगे 81 यानी कि 1 आ गया, यानी कि इसका इकाई संख्या कितना आएगा, तो 327 के पावर 328 है तो उसका इकाई संख्या 1 आएगा। ये आप अच्छे से समझ। चलिए अब हम बात कर लेते हैं कि 327 के पावर 321 है। तो 321 में हम अगर 4 से भाग करें तो हम बस केवल 2 डिजिट में भाग करके देख लेंगे। तो 4 से भाग करेंगे तो 4 × 20, 1 शेष बचेगा, यानी कि यहाँ पे जो रिमाइंडर आएगा वो 1 आएगा, यानी कि 7 के पावर 1 लिख देंगे, यानी कि 7 होगा इसका इकाई संख्या। समझ पा रहे हैं आप आराम से। यहाँ पे है 7, यहाँ पे 4 से भाग करेंगे तो 4 बटे 32 होता है, 2 बचेगा, यानी कि 7 के पावर 2। तो 7 के पावर 2 को हम लिखते हैं 49, 49 में देखिए इकाई संख्या आ गया 9। तो इस तरीके से हम निकाल सकते हैं। अब 1 बाय 1 करके आप लोग सब कुछ सीख गए हो तो हम लोग चलते हैं एक क्वेश्चंस के तरफ जो कि बहुत ही बेहतरीन टाइप का क्वेश्चन है। तो चलिए उस क्वेश्चन को भी देख लेते हैं कि कैसे कम समय में हम उसका इकाई संख्या ज्ञात कर लेते हैं। तो समझ लेते हैं, 2 क्वेश्चन रहेगा, दोनों क्वेश्चन का आंसर तुरंत देना होगा। सबसे पहला क्वेश्चन 636 के पावर 494 प्लस
365 के पावर 816, 362 के पावर 812। दूसरा क्वेश्चन क्या है, 366 के पावर 866 गुना 412 के पावर 812 और 315 के पावर 415। चलिए, अब इतना लंबा, अभी ये तो बहुत छोटा है, इससे भी लंबे लंबे क्वेश्चंस होते हैं और बीच में माइनस भी होते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि प्लस में ही रहेगा, माइनस में भी होता है, तो उसको भी सॉल्व करना आपको सीखना होगा। तो इसी के नियमानुसार उसको भी हम सॉल्व करते हैं। हमारे पास समय कम है, इस वजह से हम सब सारा तरह के क्वेश्चंस नहीं ले पा रहे हैं, केवल और केवल आपको कॉन्सेप्ट बता रहे हैं और कुछ एग्जाम्पल समझा रहे हैं ताकि आप खुद कर पाओ उसको। और नहीं समझ में आएगा तो फिर हम तो हैं, हम फिर उसको दोबारा आपको बताएंगे। तो चलिए देख लेते हैं कैसे इसको सॉल्व करेंगे। तो ये चीज़ें ध्यान में अगर रहेंगी कि 6 की पावर कुछ भी रहेगा उसका इकाई संख्या 6 आएगा, 5 रहेगा तो उसके पावर कुछ भी रहेगा तो 5 ही आएगा, बाकी 2 आ गया तो यहाँ पे 4 से भाग करके देखेंगे तो 12 में 4 से पूरा पूरा भाग जा रहा है, यानी कि 2 के पावर 4 हो गया। तो 2 के पावर 4 का मतलब 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, यानी कि इकाई संख्या इसका कितना हो गया, 6 हो गया। तो 6 5 11, 11 6 17, 17 में होता है 7, यानी इकाई संख्या कितना आ गया, 7 आ गया। तो पहले का आंसर 7 आ गया। इसकी बात करें तो सारा मल्टीप्लाई है। और एक चीज़ और देख लीजिए, 6 के पावर 6 ही होता है, कितना भी रहता है तो 6 ही रहता है। 5 के पावर कितना भी रहता है तो 5 ही रहता है। अब यहाँ पे गुणा होगा तो यहाँ पे बीच में कुछ भी आए उससे क्या मतलब, अभी ऐसे भी 6 आएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे कुछ भी आए उससे क्या मतलब। तो आप देखिए कि जब हम नंबर ऑफ जीरो पढ़ रहे थे तो ये समझ रहे थे कि 5 का अगर हम गुणा किसी भी सम संख्या में करते हैं तो शून्य बना देता है। क्या बना देता है, शून्य बना देता है। तो यानी कि शून्य बनाएगा तो यानी कि इकाई संख्या कितना आ जाएगा, शून्य आ जाएगा। और यही क्या है इसका आंसर है। तो आप ऐसे भी गुणा कर लेंगे, 6 6 36 25 180, लेकिन फिर भी अगर 5 आ गया है और सम संख्या कहीं पे भी मिलेगा तो वो क्या करेगा, वो शून्य बनाएगा। और शून्य की खास बात क्या होती है, वो इकाई का पोजीशन कैप्चर कर लेता है। कभी भी जब भी हम मल्टीप्लाई करते हैं कितना हो नंबर का, अगर 0 बनता है तो वो कहाँ पे एडजस्ट करेगा अपने आप को, तो इकाई पोजीशन पे एडजस्ट करेगा। अगर 1 0 है तो 2 0 है तो उसी के इकाई के बगल में दहाई होगा, 3 0 तो उसी के बगल में इकाई दहाई सैकड़ा भी होगा। तो इस तरीके से वो सब आपस में एडजस्ट करते हैं। तो कैसा लग रहा है ये क्वेश्चन, आप लोग जरूर बताइए। कॉन्सेप्ट कैसा लगा, समझ में आया कि नहीं आया, वो सब कुछ आप बताते चलिए साथ में। और अच्छा लग रहा हो तो लाइक भी करते रहिए, शेयर भी करते रहिए और एंजॉय के साथ पढ़ते भी रहिए। तो हमें नहीं लगता कि कहीं कोई डाउट होगा तो बताइए, उसको भी मैं क्लियर करता हूँ। चलिए अब हम लोग सीखते हैं गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करना। हेडिंग लगा लीजिए कि हाउ टू फाइंड फैक्टर, नंबर ऑफ फैक्टर, मतलब कि कैसे ज्ञात करें गुणनखंडों की संख्या। तो गुणनखंडों की संख्या कैसे ज्ञात करना है, इस पे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, मतलब अलग अलग तरीके के अलग अलग क्वेश्चन होते हैं। जैसे कहने का मतलब ये है, अगर हम बात करें, पहले हेडिंग लगा लीजिए, गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करना, गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करना। अब गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करना पहले हम सीखेंगे और फिर इसमें बहुत सारे तरीके के क्वेश्चन आते हैं, उसको भी हम लोग सीखेंगे। जैसे कहने का मतलब ये है कि गुणनखंड होते क्या है, यानी कि फैक्टर होते क्या है। जैसे मान लेते हैं यहाँ पे लिखा हुआ 12, तो 12 है, तो 12 किन किन अंकों से कटेगा वो उसका गुणनखंड होगा। जैसे कहने का मतलब ये है कि 12 1 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा, 4 से भी कटेगा, 6 से भी कटेगा और 12 खुद से भी कटेगा। तो मतलब कि 12 के कुल टोटल गुणनखंड कितने हो गए,
2 2 4 2 6 हो गए। कितने हो गए? 6। तो ये तो आसान है कि 12 है तो 12 का हम ऐसे ही काउंट कर लिए, बट यही 12 ना होकर के 120 होता, 360 होता, 480 होता, या फिर कुछ और भी हो सकता है, 216 होता। तो हम कैसे ज्ञात करेंगे कि उनके कुल गुणनखंड कितने होंगे? तो गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करना सबसे पहले हेडिंग है, और चलिए हम लोग सीखते हैं इसको। फिर उसके बाद गुणनखंडों की संख्या में भी गुणनखंडों की संख्या का योग भी पूछा जाता है। सम गुणनखंडों की संख्या पूछा जाता है, विषम गुणनखंडों की संख्या पूछा जाता है, सम गुणनखंडों की संख्या का योग पूछा जाता है, विषम गुणनखंडों की संख्या का योग पूछा जाता है। तो इस तरीके से जो है बहुत तरह के प्रश्न बनते हैं गुणनखंड की संख्या ज्ञात करने में। चलिए, तो अगर हम बात करें, ध्यान से समझिए कि इसको हम कैसे तत्काल आंसर ला पाएंगे, उसको समझते हैं। पहले कॉन्सेप्ट समझ लेंगे हम लोग, उसके बाद हम लोग एक एक क्वेश्चंस भी करेंगे। 12 है तो ये इतना आ गया, ये गुणनखंडों की संख्या हो गया, यानी कि नंबर ऑफ फैक्टर हो गया, नंबर ऑफ फैक्टर हो गया। कितना? टोटल 6 हो गया। कैसे आया तो ध्यान से समझिएगा। ये जो 12 है, 12 इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 2 छक्के 12, फिर 2 3 6, फिर 3 से। तो आप इसको लिख सकते हो 12 को कि 2 पे पावर 2, 2 पे पावर 2 गुना 3 के पावर 1, 3 के पावर 1। नंबर ऑफ फैक्टर ज्ञात करना हो, नंबर ऑफ फैक्टर ज्ञात करना हो तो जो इनका पावर होगा ना, पावर 1 बढ़ा के लिख दीजिएगा। 2 + 1 हो गया, यहाँ पे 1 है, 1 + 1 लिख दीजिएगा बढ़ा के, गुणा कर लीजिएगा। 2 और 1 कितना हो गया? 3। 1 1 कितना हो गया? 2। तो 3 दूना कितना हो गया? 6। यानी कि 12 में जो फैक्टर होंगे, कुल फैक्टरों की जो संख्या होगी वो कितनी होगी? तो 6 होगी। ये हो गया आपका 6। तो इस तरीके से हम इसको क्या कर सकते हैं? ज्ञात कर सकते हैं। अभी कह दें कि इनके नंबर ऑफ फैक्टरों की संख्या जो है उनका योग क्या होगा, यानी कि सम ऑफ नंबर ऑफ फैक्टर। तो सम ऑफ नंबर ऑफ फैक्टर यानी इनको जोड़ना है। तो देखिए, ध्यान समझिए कैसे जोड़ेंगे। कुछ करना नहीं है, ये जो आपका पावर है, पावर 2 लिखा गया है, तो सम ऑफ नंबर ऑफ फैक्टर, नंबर ऑफ फैक्टर। तो यहाँ पे 2 के पावर 2 लिखा है, तो इसी 2 को लिखना है 0 से स्टार्ट करके। तो ये आपका 2 हो गया ना, तो 2 है तो 2 के पावर कितना है? 2 है। इसको पहले लिखिएगा 0, फिर 1, फिर 2, ये हो गया। इस तरीके से आप लिख लेंगे। ऐसे ही गुणा है, 3 है तो 3 के भी पावर 0 और 3 के पावर 1 हो गया। अब ध्यान से समझिए, ये कितना हो गया? 2 के पावर 0 है तो 1 होगा, 2 के पावर 1 है तो 2 होगा, और 2 के पावर 2 है तो 4 होगा। ये आपका 4 हो गया। यहाँ देख लीजिए, 3 के पावर 0 है तो 1 होगा, 3 के पावर 1 है तो 3 होगा। ये कितना हो गया? तो आपका 7 हो गया। ये कितना हो गया? 4 हो गया। तो 7 चौक कितना हो गया? तो 7 चौक हो गया, तो 7 चौक हो गया टोटल 28। यानी कहने का मतलब ये है कि अगर इनको हम जोड़ें, 2 1 3 3 6 4 10 6 16 16 12 28, देख पा रहे हैं आप कितना आ रहा है? तो 28 आ भी रहा है। यानी कहने का मतलब ये है कि नंबर ऑफ फैक्टर निकालना है तो पावर में 1 बढ़ा करके गुणा कर देंगे, आ जाएगा। और यदि सम ऑफ नंबर ऑफ फैक्टर निकालना है तो जितना पावर लिखा रहेगा वो 0 से स्टार्ट करेंगे वहाँ तक। हम अभी ये क्वेश्चन और ले लेते हैं थोड़े अच्छे लेवल के, उसको समझते हैं। तो दोनों क्वेश्चन को समझ करके ही आगे बढ़ेंगे हम लोग। चलिए अब जैसे बात करें कि लिखा हुआ है 360, क्या ज्ञात करना है? गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करना है। तो इसको फैक्टर कैसे करेंगे? तो जैसे मैंने आपको सिखाया कि आप इस तरीके से फैक्टर कर सकते हो 360 को, ऐसे जो भी नंबर आएगा वहाँ पे आप कर सकते हो। मैं आपको दूसरा स्मार्ट तरीका सिखाने वाला हूँ, बताने जा रहा हूँ। यदि आपको समझ में आए तो इसको जरूर फॉलो करिएगा। देखिए, यहाँ से समझिए क्या है, ये आपका 0 है, तो 0 जो है वो 10 कहलाता है। और 10 कैसे बनता है? तो 2 × 5 से बनता है, 2 × 5 = 10।
और ये जो आपका 36 है, ये 36 कैसे बनता है तो सबको पता होगा कि ये बनता है 9 चौक 36, 9 चौक 36 बनता है 9 गुणे 4, और इधर आपके पास 2 गुणे 5 है, ये हो गया टोटल। तो आप देख पा रहे होगे कि ये आपका 2 के पावर 2, एक 2 के पावर 3, इसको लिख सकते हैं 2 के पावर 3। ये आपका 9 है तो इसको लिख सकते हैं 3 के पावर 2। इसके बाद 5 है तो 5 के पावर 1, यानी कि इस 360 को हम इस तरीके से लिख सकते हैं। ये आपका फैक्टर हो गया। आप जब इस 360 को इस तरीके से मतलब कट करोगे तो आपको ऐसे ही 2 3 बार मिलेगा, 3 2 बार मिलेगा, और जो है 5 एक बार मिलेगा। तो आपका फाइनल आंसर आएगा 360। तो नंबर ऑफ फैक्टर हमें ज्ञात करना है। तो नंबर ऑफ फैक्टर अगर हमें ज्ञात करना है तो देखिए ध्यान से समझिए कैसे करेंगे। हमने क्या बताया आपको, पावर में एक इंक्रीज कर दीजिए। पावर 3 है, 3 में प्लस 1, यहाँ पे 2 है, 2 प्लस 1, यहाँ पे 1 है तो 1 प्लस 1, और गुणा कर दीजिए। 3 1 कितना हो गया 4, 2 1 3 हो गया, 1 1 2 हो गया, 4 3 12 दूना 24, यानी कि 360 का जो नंबर ऑफ फैक्टर होगा वो कितना होगा तो 24 होगा। 24 फैक्टर होंगे किसके, 360 के। अगर आपसे ये कह दें कि 360 में जितने भी फैक्टर हैं उन सभी फैक्टरों का योग क्या होगा तो कैसे ज्ञात करेंगे, तो ध्यान से समझिए। सम ऑफ नंबर फैक्टर, यानी कि सम अगर ज्ञात करना है, योग यहाँ पे लिखिएगा योग, यहाँ पे क्या है संख्या, तो संख्या है, यहाँ पे योग है। अभी देखिए कुछ करना नहीं है, जो पावर है, पावर जैसे मान लेते हैं कि 2 के पावर 3 है, 3 के पावर 2 है और 5 के पावर 1 है। इस पावर को ही 0 से लिखना है। जैसे मान लीजिए आपका 2 है तो आप लिखिएगा 2 पे पावर 0, फिर उसके बाद 2 के पावर 1, फिर 2 के पावर 2, फिर 2 के पावर 3 हो गया। ऐसे लिखिए आप। फिर ऐसे 3 को भी लिखिएगा, 3 के पावर 0, 3 के पावर 1, 3 के पावर 2। फिर ऐसे 5 का भी लिखिएगा, 5 के पावर 0, 5 के पावर 1। मतलब 0 से स्टार्ट करना है और जहाँ तक दिया रहेगा वहाँ तक लिखना है। जैसे कि यहाँ पे 3 दिया है तो 0 से हमने स्टार्ट किया और 3 तक लिखा। यहाँ पे 2 दिया है तो 0 से स्टार्ट किया, 2 तक लिखा। यहाँ पे 1 दिया है तो 0 से स्टार्ट किया और 1 पे लिखा। आप सबको मालूम होगा कि किसी भी संख्या पे पावर अगर 0 लगाते हैं तो उसका मान 1 होता है। तो ध्यान से समझिए क्या हो गया, ये आपका ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 4 हो गया, ये 8 हो गया, ये 1 हो गया, ये 3 हो गया, ये 9 हो गया, ये 1 हो गया और ये 5 हो गया। तो सबको अगर हम जोड़ लें तो देखिए 8 4 12, 12 3 15 हो गया, 9 3 12, 1 13 हो गया, 5 और 1 6 हो गया। तो ध्यान से समझिए 15 छक्का 90 हो गया। तो 90 में मतलब 90 में 9 समझिएगा, और 9 का गुणा जब 13 में करेंगे तो 13 9 117 होता है, 117 होता है। और फिर 0, 90 में 0 भी तो रहेगा, यानी कि जो इसका योग आएगा वो 1170 आएगा। कितना आएगा, 1170 आएगा। 360 में जितने भी फैक्टर होंगे उस फैक्टर का अगर हम योग करें, सबको जोड़ें तो कितना आने वाला है, तो 1170 आने वाला है। और यही क्या है इसका फाइनल आंसर है। तो एक नो डाउट आपको एकदम अच्छे से समझ में आ रहा होगा। तो चलिए हम अगले क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। संख्या को हम यही रखते हैं कि क्वेश्चन पूछने का तरीका क्या होगा वो हम सीखते हैं आगे। कोई ज़रूरी नहीं है कि नंबर ऑफ फैक्टर ही आपसे पूछ ले, वो आपसे ऐसे भी पूछ सकता है कि सम संख्या, यानी कि बताना है नंबर ऑफ फैक्टर का। तो जैसे यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ फैक्टर है ना, ये मतलब कुल संख्याओं का मतलब कुल गुणनखंडों की संख्या है। कुल गुणनखंडों की संख्या में ना पूछ करके वो केवल ऐसे पूछ सकता था कि कितने सम गुणनखंड को संख्या है वो ज्ञात कीजिए। तो चलिए वो भी हम लोग देख लेते हैं कि केवल सम गुणनखंडों की संख्या कैसे ज्ञात करते हैं। तो वो भी हेडिंग लगा लीजिए, केवल सम गुणनखंडों की संख्या का योग ज्ञात करना। केवल सम गुणनखंडों की संख्या का योग ज्ञात करना, इसको भी सीख लेते हैं।
अब ध्यान से समझिए सम का मतलब क्या होता है। देखिए अगर हमें सम ज्ञात करना है तो कुछ करना नहीं पड़ेगा, आप नोट पॉइंट बना के एक तो लिखते जाइएगा कि सम गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करना। सम गुणनखंडों की संख्या, सम गुणनखंडों की संख्या। तो देखिए सम गुणनखंडों की संख्या अगर हम ज्ञात करते हैं तो जो पावर सम होगा, ध्यान से समझिएगा, जो सम होगा उसको जस का तस लिखेंगे। मतलब कि देखिए 2 के पावर 3 है तो 3 लिखेंगे, केवल 3 लिखेंगे। लेकिन जो विषम है उनको सम बना लेंगे, यानी कि जो इनके पावर 2 है तो इसको आप 2 + 1 लिखेंगे। फिर उसके बाद ये 1 है तो इसको 1 + 1 लिखेंगे। ये आपका हो गया। ध्यान से समझिए कैसे हो गया। 3 × 3 × 2, 3 × 3 9 दूना 18। तो 18 जो है आपका टोटल गुणनखंडों की संख्या 24 था। 24 में सम गुणनखंडों की संख्या कितनी है तो 18 है। ऐसे अगर आपको हम वेरीफाई करके बताएं तो 12 था ना, 12 को हमने आपको बताया कि 12 है तो 2 के पावर 2 × 3 के पावर 1। तो यहाँ पे सम गुणनखंडों की संख्या कितनी है तो देखिए 2 के पावर 2 है तो रहने दीजिए, क्योंकि ये ऑलरेडी सम है। 3 के पावर 1 है तो 3 के पावर 1 है तो 1 में 1 बढ़ा दीजिए, 1 में 1 बढ़ा दीजिए तो हो जाएगा कितना, 2 दूना 4। तो सम गुणनखंडों की संख्या 4 हो गया। तो 12 में जो गुणनखंड थे वो कौन कौन से थे, 1 2 3 4 6 12 ये थे। तो देखिए सम क्या है, सम 4 होना चाहिए, 1 2 3 4। तो देख पा रहे हैं कि सम गुणनखंडों की संख्या 4 आ गया। मतलब कि ये जो नियम है वो बहुत ही सही है, एकदम इसमें कोई एरर नहीं है। यानी कि सम गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करने के लिए सम वाली संख्या को वैसे ही लिखते हैं। देखिए यहाँ पे पावर 3 था तो पावर 3 ही लिखे, बाकी विषम वाले में 1 1 बढ़ा दिए, यहाँ पे भी 1 बढ़ा दिए, यहाँ पे भी 1 बढ़ा दिए, हो गया। तो ये आपका 3 का 3 ही रह गया, 2 1 3 1 1 2 हो गया। गुणा कर लिए तो कितना आ गया 18। यानी कि 360 में सम गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी तो वो होगी 18। कितनी होगी 18। अभी इसका भी योग वो पूछ सकता है कि 360 में सम गुणनखंडों की संख्या का योग ज्ञात कीजिए। तो वो कैसे ज्ञात करेंगे तो चलिए उसको भी देख लेते हैं। तो कुछ करना नहीं है, ये जैसे जैसे इसका पावर जितना लिए हैं आप वहीं से शुरू कर दीजिए, वही आ जाएगा। तो सम गुणनखंडों की संख्या का योग, अगली हेडिंग लगा लीजिए, सम गुणनखंडों की संख्या का योग। का योग। अब देखिए ध्यान से समझिए कैसे करेंगे। तो सम गुणनखंडों की संख्या का योग कैसे ज्ञात करेंगे। तो जब सम गुणनखंड होगा, जैसे मान लेते हैं ये 2 के पावर 3 है। आज यहाँ से मैं आपको पहले समझा देता हूँ, इनका योग ज्ञात करना है तो कैसे करेंगे। अब ध्यान से देखिए ये 2 की पावर कितना है तो 2 है। तो जब 2 की पावर 2 है इसको आप लिखेंगे 2 के पावर 1 और 2 के पावर 2 हो गया। 3 है तो 3 को लिखेंगे 3 के पावर 0 और 3 के पावर 1। अब देखिए यहाँ पे कितना हो गया, यहाँ पे 2 हो गया प्लस 4 हो गया, यहाँ पे कितना हो गया 1 हो गया प्लस 3 हो गया, यहाँ पे हो गया 6 और यहाँ पे हो गया 4। तो 6 तो कितना हो गया 24। देखिए 12 6 18, 18 4 22, 22 2 24 आ गया। तो यहाँ पे वेरीफाई हो गया कि नहीं हो गया। आप कहोगे सर यहाँ पे तो वेरीफाई हो गया। तो जब यहाँ पे वेरीफाई हो गया तो यहाँ पे जो आंसर आया यानी कि एग्जैक्ट 100% सही है। अच्छा आप कहोगे कि सर यहाँ पे 2 के पावर 1 से क्यों शुरू किए हैं जबकि 3 के पावर 0 से शुरू किए हैं। तो मैं आपको बता दूं ये ऑलरेडी सम है। तो ये सम है तो सम पे अगर हम सम संख्या पे यदि पावर 0 लगा देंगे तो जो इसका आंसर आएगा वो 1 आएगा, नहीं ये सम नहीं होगा, यानी सम संख्या से सम नहीं मिलेगा हमें, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। इसीलिए जब सम संख्या होगा यानी 2 होगा उसके पावर जो आएगा
उसको वहीं से लेके चलेंगे। तो जब ये क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में तो इसीलिए पूछा ही जाता है कि बच्चों के दिमाग में तो रहता है कि 0 से स्टार्ट करना है, तो 2 के पावर 0, 2 के पावर 1, 2 के पावर 2 ऐसे स्टार्ट कर देते हैं और वो क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। तो जब भी सम गुणनखंडों की संख्या पूछेगा तो ये हमेशा ध्यान रहे कि सम गुणनखंडों की संख्या जब पूछ रहा है तो जो सम संख्या है उसके जो पावर होंगे वो 0 से स्टार्ट नहीं करना है बल्कि 1 से स्टार्ट करना है। यानी कि 2 के पावर 1, 2 के पावर 2, 2 के पावर 3 ऐसे स्टार्ट करना है। तो बिल्कुल आपको बात समझ में आ रही होगी। अब हम बात करते हैं कि 360 में सम गुणनखंडों की संख्या का योग कैसे ज्ञात करेंगे। उस पे इसका स्क्रीनशॉट वगैरह लेना है तो ले लीजिए आप। अब देखिए, तो कुछ ज़्यादा इसमें खास बात नहीं है, जो खास बात था वो हमने आपको बता दिया। तो ये 2 के पावर 3 है तो 2 के पावर 1, 2 के पावर 2, 2 के पावर 3 हो गया। फिर अगर हम बात करें अगले में तो 3 के पावर 2 है तो 3 के पावर 0, 3 के पावर 1, 3 के पावर 2, 5 के पावर 0, 5 के पावर 1। बस इतना कर दीजिए, ये आपका आंसर आ जाएगा। 2 के पावर 1 का मतलब हो गया 2 + 4 + 8, 1 + 3 + 9, 1 + 5। अब देखिए कितना हो गया, तो 4 2 6 8 14 हो गया, 9 3 12, 1 13 हो गया और 5 1 6 हो गया। तो गुणा कर लीजिए। अब देखिए गुणा कैसे करेंगे, तो 13 छक 78 हो गया, 78 × 14 करना है तो, या फिर 14 ऐसे कर लीजिए, चाहे जैसे कर लीजिए। 14 छक 84 हो गया तो 84, 13 चौक के 52 और 13 बट्ठे 104 यानी कि 109। तो हो गया कितना 1092। यानी कि अगर हम 360 में सम गुणनखंडों की संख्या का योग करें तो कितना आएगा, 1092 आएगा। और यही क्या है इसका राइट आंसर है। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, उसमें विषम भी सीख लेते हैं, फिर अभाज्य गुणनखंडों की संख्या क्या होगा उसको भी निकालना सीख लेते हैं। तो चलिए अब सम के जगह पे हम विषम, तो सम की जगह ये इसी एक ही क्वेश्चन में हम आपको सिखा देते हैं, आगे आप लोग कर लीजिएगा। सम के जगह पे ही अगर विषम लिख लिया जाए, विषम गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करना। तो जब विषम गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करना है, इसमें करना क्या होगा कि विषम गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करते समय हम सम वाले को लेंगे ही नहीं, सम वाले को छोड़ देंगे। तो जो सम वाले को छोड़ देंगे, 2 के पावर 3 को छोड़ देंगे, जो बाकी बचा रहेगा वो आपका क्या होगा, आंसर हो जाएगा। जैसे कहने का मतलब ये है कि देखिए विषम गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करने के लिए सम को छोड़ देंगे, यहाँ पे लिख दीजिएगा सम वाले को हम नहीं शामिल करेंगे। तो सम वाले को नहीं शामिल करेंगे, 3 के पावर 2 है तो पावर 2 है +1 हो जाएगा, और 1 है तो +1 हो जाएगा, और यही क्या होगा आपका आंसर होगा 3 × 2 यानी कि 6। तो विषम आ गया 6। अब ध्यान से अगर देखे होंगे आप स्टार्टिंग में, तो टोटल आया था 24, सम आया यानी कि इवन आया 18 और ऑड आ गया 6। तो देखिए ऑड और इवन मिल करके 24 के बराबर हुआ कि नहीं हुआ, यानी कि 18 और 6 24 हुआ कि नहीं हुआ, आपको हो गया सर हुआ। तो बस यही ध्यान रहना चाहिए। अब अगर विषम गुणनखंडों की संख्या का योग ज्ञात करना है, योग ज्ञात करना है तो क्या करेंगे, वही प्रक्रिया सेम करना है यहाँ पे भी, बशर्ते यहीं से चलना है। देखिए यहाँ से 3 के पावर 2 है तो आप लिखेंगे कि 3 के पावर 0 + 3 के पावर 1, 3 के पावर 2, 5 के पावर 1 है तो 5 के पावर 0, 5 के पावर 1, ये हो गया। तो ये हो गया, ये 3 के यानी 1 फिर 3 फिर 9, यहाँ पे हो गया 1 + 5 यानी कुल टोटल कितना हो गया, 9 3 12 1 13, और पूरे यहाँ पे कितना हो गया, तो 6, 13 छक कितना हो गया, तो 13 छक 78 हो गया। ध्यान दीजिए, तो अगर जब हम कुल संख्याओं का योग निकाले थे तो आया था 1170 आया था,
जब हम इवन वाला निकाले हैं, इवन वाला तो आया 1092, या ऑड वाला जब निकाल रहे हैं तो देखिए कितना आ रहा है 78। तो 78 और 92 को अगर हम जोड़ें तो कितना आएगा, 1170 आएगा कि नहीं आएगा? अब बोलोगे यस सर आएगा। तो यही बात है कि ऑड और इवन का सम टोटल के इक्वल होना चाहिए, तभी आपका क्या होगा, आंसर एग्जैक्ट आएगा और यानी कि सही माना जाएगा। तो ये तो आपका पूरा जो है कॉन्सेप्ट रहा सम विषम का। अब सम विषम के अलावा अगर क्वेश्चन कुछ बनता है तो वो बनता है अभाज्य का। क्या बनता है? अभाज्य का। पूछ देता है अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कैसे ज्ञात करते हैं वो हम देख लेते हैं बस एक नज़र में। अब हेडिंग लगा लीजिएगा, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करना। तो अभाज्य गुणनखंड क्या होते हैं आप सबको मालूम है कि जो 2 है वो भी सबसे छोटा अभाज्य गुणनखंड है। अभाज्य संख्या है, सबसे छोटा अभाज्य संख्या 2 है। तो अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करना, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करना। तो ये आपका देखिए 2 भी आपका अभाज्य है, 3 भी अभाज्य है, 5 भी अभाज्य है। यानी कि अगर हम बात करें तो कैसे ज्ञात करते हैं तो समझिएगा, x पे पावर a, y पे पावर b और z पे पावर c अगर ऐसे हो, जहाँ x y z अभाज्य हो तो तब a प्लस b प्लस c कर लेंगे। यानी कहने का मतलब यह है, ध्यान से समझिए, अगर हम बात करें कि 360 में अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी है, तो 360 में अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी है, तो ये हो जाएगा 2 के पावर 3 गुणे 3 के पावर 2 गुणे 5 के पावर 1। सीधे सीधे लिख लेंगे 3 प्लस 2 प्लस 1, यानी कि 3 2 5 और 1 6। तो अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी हो जाएगी, तो 6 हो जाएगी, और यही क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा। तो इस तरीके से हम किसी भी क्वेश्चन, जो भी नंबर ऑफ फैक्टर से अगर रिलेटेड क्वेश्चन होगा तो हम बड़े आराम से इसका आंसर निकाल सकते हैं। जैसे कोई ज़रूरी नहीं है कि हम एक ही क्वेश्चन को लेकर के सारा एग्जाम्पल मतलब सेट करें या फिर उसको मतलब प्रूफ करें या फिर सॉल्व करें। हम अलग अलग क्वेश्चंस लेंगे तो अलग अलग क्वेश्चन से पूछा जाएगा। कोई एक चीज़ ही आपसे पूछा जाएगा, कभी ऐसे पूछ लिया जाएगा कि 360 में अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात कीजिए, तो तुरंत हम इसका फैक्टराइजेशन करने के बाद जितना भी पावर होगा ऐड कर लेंगे, वही क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। कभी कभी कहेगा कि 120 है, 120 में सम गुणनखंडों की संख्या ज्ञात कीजिए, या सम गुणनखंडों की संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए, या फिर कह देगा कि 480 है, उसमें विषम गुणनखंडों की संख्या का योग ज्ञात कीजिए, या विषम गुणनखंडों की संख्याओं का मतलब संख्या ज्ञात कीजिए। तो सम गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करना या सम गुणनखंडों की संख्याओं का योग ज्ञात करना, कोई भी चीज़ पूछा जा सकता है आपसे, बट कोई एक ही चीज़ पूछी जाएगी, ये ध्यान रहे। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर हम लोग अगले क्लास में मिलेंगे और अगला कुछ नया कंटेंट सीखेंगे। चलिए आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।